जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो क्लास 12 के लिए है, जो कि इकोनॉमिक्स का आप लोग का 2024 का दिया हुआ मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का टोटल सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए जल्दी से एक करके मिला लेते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक्स का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इकोनॉमिक्स का है क्लास 12 के लिए। पहला जो सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विविधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावना उत्पादन को दर्शाया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि नीचे दिए हुए जो चार विकल्प है, इनमें से किस से दो वस्तुओं के उत्पादन वक्र को दर्शाया जाता है, अर्थात किस वस्तु का उत्पादन अधिक हुआ है या किस वस्तु का उत्पादन कम हुआ है। इसे दर्शाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुल उत्पादन वक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका उत्पादन संभावना वक्र, कि दो वस्तुओं में से किस वस्तु का उत्पादन अधिक हुआ है और किस वस्तु का उत्पादन कम हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लिखा, निम्नलिखित प्रश्न का जो दिया हुआ चार ऑप्शन है, इसमें आपको समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताना है। आप लोग को मालूम होगा अर्थशास्त्र दो प्रकार की होती है, समष्टि और व्यष्टि। ठीक है, तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है। समष्टि में क्या किया जाता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं, बड़े बड़े व्यवसायों के बारे में। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि बाजार नियंत्रण के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है। बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो ये आपका किया जाता है व्यष्टि के अंतर्गत। देश में संसाधनों का, ये होता है समष्टि के अंतर्गत। एक फॉर्म, देखिए ज्यादा फॉर्म नहीं, एक फॉर्म के अंतर्गत जो निर्गत किया जाता है, स्थान होता है, उसे कहा जाता है व्यष्टि में। जबकि देश की वस्तुओं को करने पर यह होता है समष्टि में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी और सी है, ये समष्टि का है, और आपका 1 और जो आपका 3 है वो आपका व्यष्टि का है। तो इसका ऑप्शन देखिए कहीं दिया होगा 1 ए बी सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा 1 और 3 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से किस इकाई के उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी कि इसमें से किसी उपयोगिता को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में क्या है कि रुपया यानी पैसा से ही इसका मात्रक का माप किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में लिखा है, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है, ठीक है, और तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। तो उस वक्त यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है, तो उस वस्तु की कीमत लोच का मान क्या होगा कि वो लोचदार होगा, मैंने बदलता रहेगा। ठीक है, मांग के अनुरूप बदलता रहेगा। देखिए यहाँ पे 2 से कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच वस्तु के मांग पर परिवर्तित भी होती है, तो कीमत लोच पर डिपेंड करता है वस्तु की मांग, यानी कि परिवर्तित होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। लिखा है, एक उपभोक्ता का अधिकतम एकदिष्ट होता है, एक भोक्ता का अधिमान जो है अधिकदिष्ट होता है। इस सामान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्नलिखित बंडलों में से किस बंडल का उदासीन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहला दिया हुआ 3 4 है, 6 7 है, 1 2 है और 5। तो इसमें कहा क्या गया है वो समझिएगा कि कोई उपभोक्ता जो है वो एकदिष्ट है, यानी ना घटता है ना बढ़ता है। तो उस स्थिति में इसका क्या होगा, यानी कि उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न बंडलों को कैसे खरीदेगा जिससे उसका मन उदासीन ही रहे, ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो ए पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, 3 और 4 है, और दूसरा आप देखते हैं तो 6 और 7 है। तो अगर ये किसी ये वस्तु या ये वस्तु को खरीदता है या किसी भी दो वस्तु खरीदता है, तो उसका माप जो है वो अधिक हो जाता है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी, तो ए और बी को जोड़ने पर भी बहुत ज्यादा अधिक मांग हो जाएगा इसका, यानी कि वस्तु की अधिकता चला जाएगा। इसमें आप देखिए 3 और इसमें 6 9 हो जाएगा, और ये आपका 11 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं बनता है। इसका जो आंसर है ये होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और डी का, है ना। तो ए और डी का कैसे हो रहा है वो देखिएगा, तो 5 और 3 8 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो अधिकता की स्थिति में यही बन रही है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किसी सवाल में अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको वापस से इसके बारे में सॉल्यूशन कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से है कि एक उपभोक्ता का जो अधिकतम एकदृष्ट हो रहा है, एक अधिक हो रहा है एकदृष्ट के मान की अवस्था में, तो निम्नलिखित में से किसके दो वस्तु के मान खरीदेगा, तो किसका मान जो उदासीन रहेगा, उदासीन जो कि परिवर्तनशील नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं। तो पूरक वस्तुएं क्या होती है, समपूरक और पूरक। तो पूरक वस्तुएं क्या होती है, जैसे कि हम बात करते हैं
कहाँ चला गया, चाय और कॉफी। तो पूरक वस्तु एक्चुअल में होता क्या है? पूरक वस्तुएं एक ऐसी वस्तु होती है जिसके एक के से ही दूसरा का संबंध होता है। जैसे हम देखेंगे कि चाय और कॉफी, इसे संपूरक वस्तु कहा जाता है। अगर चाय का इस्तेमाल किया जा रहा है मांग अधिक होने पर, हम लोग कॉफी का इस्तेमाल करेंगे। कलम और स्याही, तो कलम और स्याही एक दूसरे से संबंधित है, यानी एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता, इसलिए इसका आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो बी है वो पूरक वस्तुएं हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है सामान्यतः एक औसत उत्पादन वक्र का आकार कैसा होता है। तो आप लोग को इससे पहले इकोनॉमिक्स का जो सेट कराए थे, आप लोग वहां से भी देख सकते हो कि एक उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार होता है वो आपका उल्टा युग की आकृति का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, किसी भी पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगुना वृद्धि की जाए, यानी उसके दुगुना वृद्धि कर दिया जाए, तो उत्पादन में वृद्धि होगी, माने कितना वृद्धि होगा। देखिए और क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात किया जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी भी प्रतिफल को अगर दुगुना कर देंगे तो यहाँ पर उसका उत्पादन में क्या होगा, तो उतना भी हो जाएगा, दोगुना ही हो जाएगा। इसका दो गुना करेंगे तो 2 गुना होगा, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना होगा। आगे आते हैं, देखिए लिखा है निम्नलिखित चित्र में ओ ए बी सी जो है वो एक आयत का है, क्षेत्रफल को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, यानी कि क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो यहाँ देखिए जो इसका वक्र बना हुआ है, ये जो वक्र है इसके बीच में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या कीजिएगा, इसमें कुल लागत की स्थिति को दिखाती है। ठीक है, औसत स्थिर लागत यहाँ तो लिख ही दिया हुआ है। औसत स्थिर लागत यानी कि कुल स्थिर लागत को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, सॉरी 9 हो गया, 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिएगा लिखा है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार का मतलब होता है कि वैसा बाजार जिसमें एक ही वस्तु बहुत सारे दुकानदार बेचते हैं, तो एक प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार संतुलन की अवस्था में क्या होता है, दोनों बराबर होता है। आप लोग को मालूम भी होगा कि एम आर और एम सी क्या होता है, वो बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, तो उसकी आपूर्ति में कितना प्रतिशत की, एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% बढ़ गया तो उसकी पूर्ति जो है इतना प्रतिशत बढ़ गई, यानी कि वृद्धि हुआ वस्तु के कीमत में वृद्धि हो गया जिससे उसकी पूर्ति भी बढ़ गई। वृद्धि होगा तो बढ़ी गई, बढ़ गया। तो ये जो वस्तु है वो किस तरह की वस्तुएं कहलाएगी, तो इसे कहा जाता है लोचदार वस्तुएं। ठीक है, लोचदार का मतलब ये होता है परिवर्तनशील होना। निम्नलिखित कथन और करण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों में से पूछा गया है कि कौन जो है वो सही होगा। तो 4 नहीं, ऑप्शन 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, देखिएगा कथन। पहला कथन कहता है किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म का पूर्ति बाएं वक्र की ओर सरक जाता है। दूसरा कारण बताया गया है कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म सीमांत लागत बढ़ जाती है। तो इसमें यह पूछा गया है कि क्या ए सही है लेकिन आर गलत है। आर कहाँ से आ गया, ए भी होना चाहिए था। 2 कथन दिया हुआ है, ए और, अच्छा ए और आर दिया हुआ है ना। तो कह रहा है कि ए सही है और आर गलत है, नहीं ए गलत है और आर सही है। दोनों ए और आर अर्थात सही व्याख्या है और दोनों जो इसमें व्याख्या नहीं है। तो ये जो दोनों वर्णन दिया गया है ये दोनों का दोनों डेफिनेशन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दो सही गलत नहीं, दोनों का दोनों ही सही है और ये दोनों का व्याख्या किया गया है। 14 पर आते हैं, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। संतुलन कीमत की वृद्धि होती है। क्या बोले, किसी वस्तु की मांग अगर बढ़ जाती है तो संतुलन कीमत पर क्या होगा, तो संतुलन कीमत बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है। देखिए ये जो सवाल है आप लोग को इससे पहले वाले सेट में कराया गया है कि जब मांग अधिक होता है तो उसकी स्थिति क्या बनती है, तो ये डी जो है वो ज्यादा होता है एस से।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। लिखा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये कहा जाता है कि आपका उत्पादन के साधनों पे निजी स्वामित्व होता है। तो पूंजीवादी जो होती है वो कोई व्यक्ति अपने हिसाब से लगाएगा, कल्याण की दृष्टि से देखेगा नहीं, सरकार का हस्तक्षेप होगा नहीं, श्रमिकों का कार्यान्वित सही ढंग से करेगा नहीं, है ना। पूंजीवादी का मतलब में किसी व्यक्ति के द्वारा जो हम पूंजी लगाते हैं उसे कहा जाता है। तो इसमें जो होगा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होगा, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा। चलिए आगे आते हैं। मान लिया जाए कि देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संकलित है और 10,000 कार्य करने को इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो इससे बेरोजगारी की दर क्या होगी? इसका बेरोजगारी की जो दर होगी 2 लाख दिया हुआ है आपका, 2 लाख है और ये 5,000 व्यक्ति है, इसे डिवाइड कर दीजिएगा दोनों को, तो इसका आंसर जो है 5 आना चाहिए। 10,000 को 2 लाख को 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, मैंने सी होगा। 18 पर आते हैं। 18 में लिखा है अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या तात्पर्य है। निवेश का देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ पूछा गया है। निवेश का मतलब आप लोग को मालूम होगा कि जो पैसा हम लगाते हैं, शेयर खरीदना नहीं होगा, जमीन का क्रय करना नहीं होगा, बीमा योजना में मुद्रा खर्च करना नहीं होगा, पूंजीगत योजना में स्टॉक की वृद्धि होना, ठीक है। तो ये होता है निवेश का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्रक मॉडल के कारण सेवाओं की प्रवाह किस दिशा की ओर जाती है। देखिए आय का अगर चक्रीय प्रवाह हो, चक्रीय प्रवाह का मतलब होता है कि वो घूमता हुआ रहे, तो बताइए उसका जो आय जो होगा प्रभाव वो कैसे होगा। तो परिवार के फॉर्म की ओर होगा, जो भी फॉर्म स्थापित करेगा उसी की ओर जाएगा। परिवार यहाँ पे परिवार का मतलब उसका पर्सनल परिवार नहीं है, ये परिवार का जो फॉर्म स्थापित करेगा उसकी ओर। सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का भाग होती है। तो वृद्धा पेंशन जो दिया जाता है सरकार के द्वारा उसे कहा जाता है आपका व्यक्तिगत आय, ठीक है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जो वृद्धा पेंशन दिया जाता है इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। या निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है। तो विनिमय का अभी बताएं दोपहर में मुद्रा ही होगा, मुद्रा के अलावा कोई तो अभी है नहीं। डिमांड ड्राफ्ट भी, चेकबुक भी है, लेकिन मुद्रा सबसे ज्यादा बढ़िया है। मुद्रा नहीं होता तो आप दूसरा कुछ ऑप्शन मार सकते थे। 22 नंबर पे आते हैं। ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा कि नकदी मांग से क्या प्रभाव होता है। यानी कि ब्याज दर अगर किया जाए तो मुद्रा की जो नकदी मांग होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा की नकदी मांग में कमी होती है, ब्याज अगर बढ़ा दिया जाए तो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए, यानी अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय था, ठीक है। और इसको सही विकल्प बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए विकल्प पहले देख लेते हैं। तो विकल्प क्या लिखा हुआ है कि बैंक दर में कमी किया गया, उसके बाद आपका प्रतिभूमिगत यानी प्रतिभूमियों की बिक्री की गई, कोष अनुपात में कमी किया गया। अब आपका देखिए आंसर दिया गया है कि ए और बी सही है कि बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो देखिए जो अर्थव्यवस्था की मुद्रा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया था कि बैंक दर में कमी किया था और एक जो है कोष के अनुपात में कमी किया था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 24 नंबर पर आइएगा। 24 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है। तो कागजी कर किसे आयकर टैक्स, विनिमय कर है और संपत्ति कर है या सीमा कर है। तो देखिए कागजी कर का मतलब है कि किसमें जो है टैक्स की जो अवधि होती है वो अधिक होती है। तो जो संपत्ति कोई व्यक्ति रखती है उसे एक कागजी कार्रवाई होना चाहिए कि उसके पास इतना धन दौलत मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, निगम कर कहते हैं उसे। प्रत्यक्ष कर या निगम का जो कर होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइएगा। लिखा है यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का आय व्यय अपरिवर्तित रहता है, यानी कि आय में अगर परिवर्तित हो जाए लेकिन उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो तो इसे एमआरसी का प्रभाव क्या होगा, जीरो होगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा।
निम्नलिखित में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। तो समग्र मांग में कह रहा है कि इसमें से कौन जो घटक जो है वो नहीं आती। उपभोक्ता का आय इसमें आता है, निवेश भी आता है, निवल निर्णय भी आता है, ये वित्तीय संपत्ति नहीं आती है। ठीक है, इसमें मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त नियत में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कुल निर्गत में परिवर्तन और स्वायत्त नियत में परिवर्तन दोनों के परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसे गुणक कहा जाता है, मल्टीप्लेयर कहते हैं। आगे आते हैं 29 पर, विदेशी निवेश क्या है? विदेशी निवेश का जो विदेश से प्राप्त होती है ना, तो विदेश से प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आगे देखते हैं इसमें हम लोग, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन लिखा हुआ है विदेश की वस्तु की कीमत या मुद्रा की वस्तु कीमत या मुद्रा की, जहाँ तक देखिए विदेश दिया हुआ ना विदेशी, तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन में डी होना चाहिए विदेशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा की कीमत। ठीक है, यानी देशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कीमत। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, लिखा वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन होता है उसे व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है। तो ये टोटल हम लोग जो देखे हैं ये ऑब्जेक्टिव का पैटर्न टोटल खत्म हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। और इसके बाद जो है सेकंड का जो भी वीडियो होगा आप लोग का, जो मॉडल पेपर आया हुआ उसका सॉल्यूशन जल्दी करवा दिया जाएगा और उसके बाद इसके सब्जेक्टिव पे सारी तैयारी करा दी जाएगी। तो याद रखिएगा, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है आप लोग का उसमें सारा से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो दिया गया है एक ही मॉडल पेपर है, ये केवल आप लोग को पैटर्न बता रहा है, ये जरूरी नहीं समझिएगा कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो पढ़ाई आप लोग पहले से जो किए हुए हैं उससे जरूर कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आपको यहीं से जो मॉडल पेपर दिए हैं यही क्वेश्चन छपे। बस ये मॉडल पेपर जो आया हुआ है वो आप लोग को पैटर्न को समझाने के लिए दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।